Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. In this class, we are going to start the series for class 8th history. Today, we are going to discuss the chapter about the nationalism, making of nationalism. It is one of the important chapter. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके 5 मार्क्स रखे गए हैं आपके असेसमेंट में, जो एग्जाम होने वाला है T2 एग्जाम क्लास 8 का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इंडिया में नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट वी स्टार्ट। बेसिक सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और व्हाट इज बेसिकली नेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले, बेसिकली ये है ही मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले हम समझेंगे नेशन क्या होता है। हाँ, नेशन अगर हम आसान भाषा में कहे, उर्दू में इसके लिए बेटा एक लफ्ज है कौम। ठीक, और अगर हम नेशन को और आगे समझे, हम कहेंगे इट इज अ सोशल यूनिट। इट इज सोशल यूनिट, या सबसे पहले हम कहेंगे इट इज यूनिट। अब ये यूनिट किन का है, क्योंकि यहाँ पर आम लोग है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, कॉमन पीपल है। हाँ, यहाँ पर आम लोगों का जिक्र है। एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कौन होंगे, आम लोग होंगे। ठीक है, तो हम इसे एक आसान भाषा में कह सकते हैं, नेशन इज अ सोशल यूनिट। याद रखिएगा, नेशन क्या है, एक सोशल यूनिट है। सोशल यूनिट एक समाजी इकाई है जिससे बाकी ग्रुप या बाकी इदारे भी वजूद में आते हैं। नेशन किसको हम कहेंगे, नेशन लोगों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा यूनिट जिसके जरिए बाकी इदारे बनते हैं, जिसके जरिए बाकी ग्रुप्स वजूद में आते हैं। मगर नेशन कब वजूद में आता है, नेशन के सामने कोई मजहब काम नहीं करता है। नेशन के सामने हम कहेंगे बिला जात, हाँ, विदाउट कास्ट, विदाउट क्रीड, विदाउट रिलीजन, विदाउट लैंग्वेज, ये चीजें एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है नेशन बनने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। किसमें, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। कैसे नेशनल मूवमेंट आजादी के लिए जो तहरीक, या नेशन के लिए जो तहरीकें उठी, हिंदुस्तान को एक नेशन बनाने के लिए जो भी तहरीकें उठी, उन तहरीकों को हम समझेंगे इस चैप्टर के जरिए। कहां से कहां 1870 से 1947 यानी 1857 के बाद ये तहरीकें जो वजूद में आई। याद रखिएगा, इस चैप्टर में हमें ट्रेस क्या करना है, इस चैप्टर में हमें 1870 के बाद के इवेंट्स को ट्रेस करना है। कहां तक, 1947 तक, जब तक हिंदुस्तान आजाद होता है। ठीक है, अब क्योंकि मूवमेंट्स, याद रखिएगा, मूवमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, मूवमेंट्स यानी हमें पढ़नी है तहरीकें। याद रखिएगा, हमें पढ़नी है तहरीक, या हम कहेंगे हमें तहरीकें पढ़नी है। ऐसी तहरीकें, ऐसी सोशल, ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी चेंजेस जिसने हिंदुस्तान में, या जिसने हिंदुस्तान को एक कौम बनाया। याद रखिएगा, वो मूवमेंट्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सो लेट वी स्टार्ट। हम बात ही करते हैं द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और इमर्जेंस कैसे हिंदुस्तान में, हाँ, नेशनलिज्म यानी कौमियत की भावनाएं या कौमियत की जो सोच है वो डेवलप हुई। नेशनलिस्ट थॉट हम दूसरी भाषा में कहेंगे, हाउ नेशनलिस्ट थॉट डेवलप्स इन इंडिया, हाउ नेशनलिस्ट थॉट्स डेवलप्स इन इंडिया। याद रखिएगा, डेवलप्स इन इंडिया, इंडिया में नेशनलिस्ट थॉट कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वजूद में आते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जब आप देखोगे तो बात सीधी सीधी कही जाएगी कि नेशन क्या है, नेशन एक सोशल यूनिट है। हाँ, नेशन एक सोशल यूनिट है। आज जहां पर कहा गया नेशन फॉर ऑल इट इज पीपल, क्योंकि नेशन की जब हम बात करेंगे तो नेशन कास्टलेस होता है, नेशन कलरलेस होता है, नेशन अगर आप देखोगे ये ग्रुप लेस होता है, नेशन जब आप देखोगे ये लैंग्वेज लेस होता है।
कैसे हम कहेंगे लैंग्वेज लेस होता है? इसकी तो लैंग्वेज है, हाँ वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मैटर है। जब आप नेशन की बात करोगे, यहाँ पर लोग जमीन से जुड़े होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, नेशन में लोग किससे जुड़े होते हैं? नेशन में लोग, शाबाश, विदाउट एनी लैंग्वेज, विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन, एक जमीन के टुकड़े से, एक कल्चर से, एक सोहबत से जुड़े हुए होते हैं। तो यही हम देखेंगे कि कैसे इस जमीन के एक टुकड़े में लोग एक दूसरे से जुड़े, अलग अलग किसी एक चीज की वजह से। हाँ, क्योंकि हमने यहां पर लिखा ही है, डिफाइंड, इंडिया वाज डिफाइंड एज नेशन फॉर ऑल इट्स पीपल। जब हम इंडिया के नेशन की बात करते हैं तो ये सब के लिए है, रिगार्ड टू द एनी रिलीजन। हाँ हाँ, कैसे? क्लास, कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, जेंडर, जो हमने अभी कहा, क्योंकि यहाँ पर हर एक के लिए है, कौम हर एक के लिए होता है, कौम हर एक की बात करता है। ठीक है, अब एक सिस्टम इंडिया में, याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया को एक नेशन बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते हैं इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइट करती है इंडियंस को, और इंडियंस क्योंकि इससे पहले अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग हम कहेंगे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग राजाज के अंदर, हाँ, जिंदगी गुजार रहे थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राजतंत्र खत्म हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, हाँ, अलग अलग हुकूमतें खत्म करेंगे। अगर हम बात करेंगे मुगलों की हुकूमत डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, मराठास की हुकूमत डिक्लाइन हो जाएगी, सिख एम्पायर डिक्लाइन होगा। सारे एम्पायर्स को बहाने करके, किसी भी तरीके से ठग के, इन हुकूमतों को ये ब्रिटिश हुकूमत खा जाएगी, क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज इन्हें जरूरत थे। ट्रेड का बहाना करके, कुछ ना कुछ बहाना बना के, ठीक है, अलग अलग तरीकों से, हाँ, ये क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू एज्यूम, दे विल ट्राई टू क्या करेंगे? सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब इस सप्रेशन के दौरान कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया, कैसे लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई, उसी रेजिस्टेंस को इस चैप्टर में दिखाने की कोशिश की गई है, उसी के बारे में। हाँ, तवारीख के उन पन्नों को पलटा गया है, तवारीख के उन पन्नों को हमें इंट्रोड्यूस किया गया है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अंडर। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर इसे हम बिल्कुल जितना हमें सिलेबस में दिया गया है उतना ही यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद इन अ ब्रीफ टाइम। ठीक है, तो वही बात अगर आप देखोगे, क्योंकि जब भी हम ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश का रोल ही हमेशा, इनका रोल क्या है? इनका रोल ही हमेशा रहा है एक्सप्लॉइट। हाँ, एक्सप्लॉइट, याद रखिएगा, या हम कहेंगे एक्सप्लॉइटिव नेचर रहेगा इनका। ठीक है, हम यहाँ पर पॉलिटिकल, अगर जब आप आगे चलोगे तो हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन देखने को मिलेंगी। हाँ, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन कब देखने को मिलेगी? हाँ, पूना सार्वजनिक सभा इमर्जेड। देखिए, अब इंडिया को एक होने के लिए, एक नेशन बनने के लिए, क्योंकि इंडिया में पहले कास्टिज्म था, उस कास्टिज्म को साइड करने के लिए क्या होगा? सार्वजनिक सभाएं। सार्वजनिक सभाएं क्या थी? कॉमन गैदरिंग, याद रखिएगा बेटा, कॉमन गैदरिंग, जो पहले पॉसिबल नहीं थी। हाँ, नेशनलिज्म के लिए, यानी एक पर्टिकुलर दुश्मन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान का भी एक दुश्मन, हिंदू का भी एक दुश्मन, क्रिश्चियन का भी एक दुश्मन, सबका एक ही दुश्मन था। हाँ, यहाँ पर शूद्र का भी वही दुश्मन, यहाँ पर वैश्या का भी वही दुश्मन, यहाँ पर ब्राह्मण का भी वही दुश्मन। कौन था? ब्रिटिशर। ठीक है, कौन था? फिरंगी। कौन था? यूरोपियन था। ठीक है, जो उसकी आजादी छीन रहा था, इंडियंस की आजादी छीन रहा था। कौन था? वो ब्रिटिशर था। तो 1870 से हमने देखा और 1880s में हमने देखा कि कॉमन पीपल गैदरिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, एक दूसरे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोवर्निटी हमें देखने को मिली। हाँ, लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? खुद मुख्तारी की, खुद हुक्मरानी की डिमांड करेंगे, खुद हुक्मरानी की। हिंदुस्तानी इस लायक है कि वो खुद हुकूमत करेंगे, वो खुद जजमेंट लेंगे, हाँ, न कि उन्हें किसी और की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है। हिंदुस्तान की मिट्टी में वो दम है कि इसने बड़े बड़े रूलर्स को जन्म दिया है। इसने विजयनगर एम्पायर को जन्म दिया, इसने विजयनगर एम्पायर से पहले अगर आप चलोगे तो इसने मौर्यन एम्पायर को जन्म दिया, इसने मराठाओं को जन्म दिया, इसने मुगलों को भी जगह दी, मुगलों ने भी 300 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की। वो सारी चीजें यहाँ की मिट्टी में है, मगर आप एक्सप्लॉइट करोगे तो वो अलाउड नहीं है। हाँ, अब बटे हैं लोग,
वो जो लोग बटे हैं वो इस वजह से फिर एक हो जाएंगे, वो जो गेप्स है वो छोड़ के आ जाएंगे अपनी इस मिट्टी को बचाने के लिए। ठीक है, अब जब लोग नेशनैलिटी के लिए, अब जब लोगों के अंदर एक आइडिया आएगा सोवर्निटी के लिए, तो मैं उसी चीज को उसी के इर्द गिर्द आप देखोगे, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कौमियत, हाँ, कौमियत, जहां पे विदाउट कास्ट विदाउट क्रीड लोग एक हो जाएंगे, रिलीजन को साइडलाइन करेंगे। ठीक है, कोई किसी का रिलीजन नहीं पूछेगा, बस एक मिट्टी के लिए वो अपनी आवाज उठाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश इंपोज करेगा ना रिस्ट्रिक्शंस, हाँ, लॉज बनाएगा और लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। जब लोग, और ये एसोसिएशंस कब बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जब लोग ब्रिटिश हुकूमत से डिससेटिस्फाई हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लोग क्यों ब्रिटिश हुकूमत से डिससेटिस्फाई हो गए। उसके पीछे सबसे पहला था आर्म्स एक्ट 1878 में, लोगों से हथियार छीने गए, लोगों को जिसे हम अगर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में डिसआर्मेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, डिसआर्मेंट, यानी लोगों से क्या लिया गया, जो उनके पास हथियार है वो उनसे छीना गया कि आप हथियार नहीं रख सकते। आर्म्स एक्ट क्या था, शाबाश, आर्म्स एक्ट ऐसा एक कानून था जिसमें लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने हथियार रखने की इजाजत नहीं दी। विच बैरिड इंडियंस, मैंने कहा ना, हाँ, वो अब हथियार नहीं रख सकते और उसके बाद जो दूसरा एक रीजन बना वो था वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्निक्यूलर किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है। रिवायती जुबानें इंडिया में बोली जाती थी, रिवायती जुबानें, जिनमें आप देखोगे एक तो संस्कृत था, अरबिक था, पर्शियन था, ये रिवायती जुबानें इंडिया में थी। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेजेस बन चुकी थी। अब पर्शियन इंडिया की लैंग्वेज थी नहीं, ये तो इन्वेडर्स की वजह से, मुगलों या तुर्कों की वजह से आई थी, अरबिक्स भी उन्हीं के साथ आई थी। अब संस्कृत इंडियन लैंग्वेज थी, क्लासिकल लैंग्वेज है। इनमें तब प्रिंट होता था, पेपर छपने लग गए थे, किताबें छपने लग गई थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब वहां पर ओपिनियंस और आइडियाज आने लग गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर लॉर्ड बेंटिक के अंडर पहली बार रिस्ट्रिक्शंस लगाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता के अंडर क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ऑब्जेक्शनेबल सेंसरशिप जिसे हम कहेंगे, लेट मी डिफाइन। ठीक है, क्या था, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा बेटा। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट एक इंपॉर्टेंट क्या था, एक इंपॉर्टेंट स्टेप था ब्रिटिशर्स के जरिए, जिसने इंडियंस को क्या किया, दैट मेक इंडियंस डिससैटिस्फाइड, दैट मेक इंडियंस, जिससे क्या हुआ, मेक इंडियंस डिससैटिस्फाइड, इंडियंस, शाबाश, डिससैटिस्फाई, लोग डिससैटिस्फाई हो गए, लोगों को तसल्ली हो गई, नहीं भाई ये हुकूमत हमारे लिए नहीं है, ये लोग हमारे लिए नहीं है, डिससैटिस्फाई। अब वर्निक्यूलर में क्या था, सेंसरशिप अप्लाई की गई, सेंसरशिप यानी डिलीट द ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। क्या था, डिलीट, शाबाश, द ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है उसको डिलीट करेंगे। हाँ, अगर कोई डिलीट यानी कोई, चाहे वो किताब हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे कोई मैगजीन हो, उस आइडिया, उस थॉट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज करते, उसको डिलीट कर दो। अगर कोई डिलीट नहीं करेगा तो उसका जो प्रेस होगा, जहां से ये प्रिंट हो रहा था, उसका प्रेस सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये था वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हुई, हाँ, जिसमें कहा गया विच अलाउड गवर्नमेंट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी न्यूज़पेपर पब्लिशर। हाँ, जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करेगा। हाँ, देयर वी आर द प्रिंटर्स, देयर वी आर द पेंटिंग्स जो क्रिटिसाइज करती थी, कैरिकेचर सामने आए, खाली लिखाई से नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों से। ये कब हुआ, 1878 में ही ये सामने आया। आर्म्स एक्ट तभी आया, एल्बर्ट बिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें देखने को मिला। ठीक है, एल्बर्ट बिल याद रखिएगा, एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुई 1883 में, हाँ, बाय सर कॉटनी और एल्बर्ट। ठीक है, ये एल्बर्ट बिल क्या थी, एल्बर्ट बिल बेसिकली ये बेसिकली था इंडियन जजेस के बारे में। किन के बारे में था, इंडियन जजेस के बारे में। ठीक है, कि अगर कोई इंडियन जज, याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रिटिश जजेस ने इंडियन जजेस के साथ बैठने से इनकार कर दिया। नंबर 2, दिस बिल फेस्ड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम यूरोप एंड लीडिंग इट इज विड्रॉल। यूरोपियंस ने सीधे सीधे कहा
हाँ, इंडिया के जज और यूरोप के जज बराबर हो नहीं सकते। हाँ, वहां पर यानी रेसिज्म देखने को मिला और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी और इंडियन जजेस को लेस पावरफुल माना गया एज पर द यूरोपियंस। ठीक है, तो और यहां तक बात रखी गई कि क्या यूरोपियन, ध्यान से सुनिएगा यार, यूरोपियन जो है, यूरोपियन जज ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल है देन द इंडियन जज। यानी एक इंडियन जज यूरोपियन सिपाही, यूरोपियन ऑफिसर के खिलाफ बात नहीं कर सकता, न राय रख सकता है। तो किस चीज का जज, इसने भी लोगों को डिसैटिस्फाई किया। तो तीन चीजें अभी तक आपने जानी, आर्म्स एक्ट पहला, दूसरा क्या था वर्निकुलर प्रेस एक्ट और तीसरा एल्बर्ट बिल। ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली हो रही थी कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स हमारे सपोर्टिव नहीं है, यानी कैसे लोग एक होने के लिए सामने आए। हाँ, उसके बाद जब आप आगे चलोगे इंडियन, अब जरा देखते हैं, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखिएगा, क्या बनेगी, मेकिंग ऑफ इंडियन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, कौन है, A.O. ह्यूम, याद रखिएगा A.O. ह्यूम। ये बेटा क्या करेंगे, A.O. ह्यूम सबसे पहले हाँ फाउंड करेंगे, बनाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेस का मतलब एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए बात रखेंगे, लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उस ग्रुप को कांग्रेस कहा जाता था। 1885 में हाँ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कुछ 72 डेलीगेट्स को अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया से 72 लोग जमा हुए और एक पार्टी बनी। क्योंकि इससे पहले अलग अलग लोग ब्रिटिशर्स के सामने अपनी राय रखते थे, एप्लीकेशन लेके जाते थे, उनसे गुजारिश करते थे, बट को नहीं मानते थे। ह्यूम ने इनको बताया कि आप एक पार्टी बनाओ, फिर आप उस पार्टी के जरिए जब आप बात करोगे, यू विल बी रिप्रेजेंटेड, यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी वैल्यूड। तो अगर आप अलग अलग आओगे ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि INC वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडिया, रिमेंबर इट। ठीक है, आजकल जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे लीडर पूरे हिंदुस्तान से 72 डेलीगेट्स आते हैं और ये क्या बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे जिसे फिर INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसके पहले लीडर कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ये कुछ अर्ली लीडर जो मशहूर लीडर्स थे। ठीक है, और ये मुंबई में मिलेंगे। ठीक है, और ये पहली बार क्या बनाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जरा देखिए, कॉन्सेप्ट है जो हमारा अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर से, दैट इज अ नेशन इन द मेकिंग। अब इंडिया एक ऐसा नेशन, एक कौम जो बन रहा था, जो उभर रहा था, एक कौम जो उभर रहा था। जरा देखिए इसमें क्या क्या चीजें हुई जो हमने देखा। देखिए, जब आप कांग्रेस बनेगा तो कांग्रेस के सामने, कांग्रेस में दो तरह की आइडियोलॉजीज देखने को मिलेगी। देयर वर टू ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। ठीक है, एक ग्रुप को बेटा कहा जाएगा मॉडरेट, दूसरे को कहा जाएगा रेडिकल्स। ठीक है, याद रखिएगा, मॉडरेट्स यानी विद इन द कांग्रेस हमें दो ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। कांग्रेस में कौन से ग्रुप, दो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, एक मॉडरेट कहलाएगा, एक रेडिकल कहलाएगा। मॉडरेट वो लोग हैं जो नरमी से अपनी बातें मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, और रेडिकल्स वो लोग थे जिनकी ये सोच थी कि नहीं, हमें रेजिस्टेंस यूज करनी चाहिए, वी शुड यूज द पावर हाँ टू मेक ब्रिटिशर्स कंपेल, नहीं कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। वही बात आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, कि ये दरखास्त करेंगे, राय रखेंगे, हाँ अपनी रिफॉर्म्स के लिए, बेहतरी के लिए बिल्कुल दरखास्तें करेंगे। मगर दूसरा क्या होगा, रेडिकल्स चाहेंगे नहीं भाई नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स को हमारी बात माननी पड़ेगी, उन्हें हमारा फेवर लेना पड़ेगा, हम स्ट्राइक करेंगे, बायकॉट करेंगे, यानी वी विल वायलेट द रूल्स, वी विल स्टार्ट द वायलेंस। और ये वायलेंस को मानते थे, ये रेडिकल थे, जिन्हें अलगाववादी या इंतहा पसंद लोग भी कहते थे। ये अदम पसंद थे। ठीक है, अमन पसंद थे। ठीक है, कौन, मॉडरेट्स। और ये कौन थे, इन्हें दूसरी भाषा में इंतहा पसंद कांग्रेसी भी कहा जाता था। इंतहा पसंद
कांग्रेसी, इंतहा पसंद कांग्रेस, ठीक है, इंतहा पसंद कांग्रेसी। तो कांग्रेस के दरमियान भी उस जमाने में दो तरह के लोग थे, दो तरह के ग्रुप्स थे। जब आप आगे चलोगे आपको पता चलेगा कि आप जब देखोगे तो अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर डिमांड। अब इंडियंस ये चाहते क्या थे, कांग्रेस चाहता था, मॉडरेटर्स भी चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी हमारी बात, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि जब हुकूमत हम पे तो हमारी बात सुनी जाए। कांग्रेस यही चाहती थी उस जमाने में भी। हाँ, डिमांड क्या था कि हमारे पास सेपरेट जुडिशरी हो, हाँ, एग्जीक्यूटिव हो, और उसके बगैर आर्म्स एक्ट, बहुत सारी राय रखी थी इन्होंने कि आप हमारी कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी, आर्म्स एक्ट को वापस लीजिए, ठीक है, अल्बर्ट बिल को वापस लीजिए, और देयर वेयर द वर्निकुलर प्रेस एक्ट पे नरमी होनी चाहिए, जैसे हमने लिखा भी है, इट डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच की लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया था। अभी तक क्योंकि बात रखने का मौका नहीं दिया गया था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, क्योंकि जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट से हमें क्या देखने को मिला कि टोटली हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं था। ठीक है, अभी जरा आगे चलेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, डिमांड और कुछ थी। हाँ, वो जो हमने अभी देखा कि आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी आप देखोगे अर्ली कांग्रेस ने और भी बहुत सारे इश्यूज को सामने रखा था। जब आप कांग्रेस को देखोगे ना, जो अर्ली फेज होगा कांग्रेस का, जब आप नेशन को मेकिंग नेशन में कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी एक इतने बड़े नेशन को बनाने के लिए अपनी बात रखेगी। हाँ, क्या करेगी, इट डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी। अब यहाँ पर जो कांग्रेस और बाकी लोग बात रखेंगे ना, इकोनॉमिकल इशू को, ये कहेंगे कि हिंदुस्तान को गरीबी में धकेलने के पीछे ब्रिटिशर्स है। हाँ, इंडिया को पीछे ले जाने के पीछे कौन है, ये ब्रिटिशर्स है। हाँ, इंक्रीज लैंड, क्योंकि इन्होंने लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, हाई टैक्सेशन कर दिया इन्होंने। इसके बगैर आप देखोगे कि जो पीजेंट और जमींदार है उनसे उनका जरिया माश छीन लिया, उनसे उनका गुजारा या लाइवलीहुड छीन लिया, जिससे वो फूड शॉर्टेज से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप। क्योंकि उन्होंने इंडिया से ग्रेन्स को यूरोप एक्सपोर्ट कर दिया। जब इन्होंने इंडिया से ग्रेन्स को यूरोप एक्सपोर्ट कर दिया, दैट मीन्स दे आर नाउ पीपल आर नाउ सफरिंग। इनको अलग अलग तरह की फसलें, इंडिया को ओपीम उगाने पर भी मजबूर किया गया था। अब खुद देखिए, ओपीम जिसको अफीम थी ही नहीं इंडिया में, व्हेन यू गो थ्रू द हिस्ट्री आप देखोगे इंडिया में पहले अफीम थी ही नहीं, अफीम का खसखस का पौधा था ही नहीं। ये इन्होंने ब्रिटेन और बाकी कुछ देशों से लाकर इंडिया में उगाया और फिर चाइना ट्रेड करते थे। देयर आर नंबर ऑफ कंसर्न्स। फिर चाइना के बादशाह ने भी, मुझे इस वक्त नाम उसका याद नहीं आ रहा है, इट इज अ वेरी टिपिकल टू क्लेम द नेम ऑफ दैट प्रिंस, ठीक है, दैट किंग। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बैन लगा दी चाइना में ओपियम ट्रेड पर, और ओपियम ट्रेड पर बैन लगाने के बाद उन्होंने एक खत लिखा किंग, जिसे हम कहेंगे क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर ये शिकायत की कि नहीं, यहाँ पर आपके साथ ट्रेड मुझे बंद करना पड़ेगा, और स्पेशली इट इज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन ओपियम विद चाइना। ठीक है, क्योंकि लोग पीते थे उसे, लोग यूज करते थे, जिसकी वजह से फिर वो सुन्न हो जाते थे। हाँ, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, बट वहीं पर उसका नुकसान भी था। वो सारा कुछ इंडिया के साथ हुआ था। बंगाल में ओपियम उगाई जाती थी, मजबूर किए जा रहे थे लोग उगाने के लिए। ठीक है, तो अब खुद देखो, लोगों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा था, तो जुल्म और तशद्दुद ने लोगों को मजबूर किया एक होने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आज का इतना बड़ा देश नहीं बना, यानी तिंका जोड़कर इतना बड़ा महल आज का बना है। अब इसकी रखवाली करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप चलोगे, फ्रीडम अवर बर्थ राइट। हाँ, फ्रीडम अवर बर्थ राइट, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक क्लेम आई। हाँ, आप अभी देखोगे सबसे पहले कहां पर, हाँ, बंगाल सबसे पहला ऐसा एरिया था जिसे कब्जा किया गया था। बंगाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो पूरा नॉर्थ, फिर आहिस्ता आहिस्ता साउथ, नॉर्थ टू साउथ, फिर ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता कर वो एक एक करके कब्जे में लिया। तो आप देखोगे, हाँ, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ पर कुछ लीडर्स देखने को मिले, जिनमें कौन था, पहला था बिपिन चंद्र पाल, दूसरा था बाल गंगाधर तिलक, हाँ, फिर तीसरा था लाला लाजपत राय।
ये बड़े मशहूर थे और इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लाल बाल पाल क्रिटिसाइज करते थे। और इन्हीं का नारा था बेसिकली बाल गंगाधर तिलक का कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, हाँ आजादी हमारा हक है। आजादी किनसे? ब्रिटिशर से, एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये उनकी पॉलिसीज को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। और ये डिमांड करते थे स्वराज यानी आजादी। हाँ, तिलक ने डिक्लेयर किया था ना कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार, और ये हम हासिल करके रहेंगे। 1905 में कर्जन क्या करेगा? पार्टीशन डिक्लेयर करेगा बंगाल को। बंगाल को 1905 में बंगाल का पूरा प्रोविंस जो है ना, इसको क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया, इसको पार्टीशन किया गया। पार्टीशन कहते हैं हिस्सा करने को। हाँ, इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशनड बाय द, हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। अगर आप मैप पर थोड़ा नजर रखोगे, लेट मी मेक द मैप, ठीक है, मैं ट्रेस करता हूं थोड़ा मैप, तो आप फिर देखोगे। ठीक है, आप जरा इस मैप की तरफ ध्यान दीजिए। अभी अगर मैं हल्का फुल्का सा यहाँ से सारा ये आप मान लो ये सारा प्रोविंस हुआ करता था आसाम लेके तब बंगाल, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? इसके दो हिस्से कर दिए, याद रखिएगा। कितने हिस्से कर दिए? दो। आप जरा नजर रखिएगा ऐसे, ठीक है। यानी ये हिस्सा अलग बनेगा, ये हिस्सा अलग। इसको वेस्ट बंगाल कहा गया, इसको ईस्ट बंगाल कहा गया, ठीक है। यानी आसाम और आज के बांग्लादेश को अलग किया गया, ठीक है। और जो आज का वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह, इसको अलग किया गया। और इसे किस बुनियाद पर किया गया? इसे रिलीजन की बुनियाद पर किया गया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। हाँ, फिर आगे जाके लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मेरा काम, मेरा बेसिकली इसमें जो थॉट था, आइडिया था, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाना था, न कि मैंने रिलीजन की बुनियाद पर इंडिया को बांटा। यानी बेसिकली कहते हैं ना, तोड़ो और हुकूमत करो, वो वाला सीन यहाँ पर हमें देखने को मिला। किनके यहाँ पर? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो अब जो ही इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा तो एक क्राइसिस जन्म लेगी, हिंदुस्तान में स्ट्राइक्स होंगी, कांग्रेस सामने आएगा, लड़ाइयां होगी, हाँ, और लोग आवाज उठाएंगे कि व्हाई यू बेसिकली डिवाइडेड अ पर्टिकुलर प्रोविंस, ठीक है। जब इससे आगे आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या करेगा, लोगों में आतंक पैदा कर देगा, लोगों में बिल्कुल ना, लोग आग बबूले हो जाएंगे और मॉडरेट और रेडिकल प्रोटेस्ट करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे कि क्यों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांटा, पार्टीशन किया, ठीक है। और बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स होगी, डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगी, ठीक है, लोग आवाज उठाएंगे, स्ट्राइक्स होंगी। पीपल इन ऑर्डर टू शो दे आर यूनाइटेड, हाँ, यूनाइटेड राखी ऑन ईच अदर्स। देखिए अब इनको पता चला ना कि हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बनाया गया, या हम कहेंगे कि बंगाल के दो हिस्से हुए। तो लोगों ने ब्रिटिश को दिखाने के लिए कुछ रिलीजियस, या हम कहेंगे कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ कस्टमरी प्रैक्टिस, जैसे राखी बांधी जाती है, तो वो उन्होंने बांधी एक दूसरे को कि हम एक हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा करेंगे भी तो उससे कुछ नहीं होगा, यानी रक्षा बंधन सेलिब्रेट किया गया, हाँ, बर्थ ऑफ स्वदेशी। और यहां से एक नई मूवमेंट जागेगी, जो पहली मूवमेंट थी, दैट वाज द शाबाश स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट यानी देश के लिए, इंडिया के लिए स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि हम ज्यादातर, ये मूवमेंट कहेगा कि हम ज्यादातर, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटेन की तरफ से हजारों चीजें एक्सपोर्ट होती थी, इंडिया से इंपोर्ट होती थी, तो उस इंपोर्ट को बायकॉट किया गया और उस इंपोर्ट को ही बिल्कुल रेक्टिफाई किया गया। और इंडिया में कंटिन्यूअसली क्या हुआ, हिंदुस्तानी चीजों को फोकस किया गया, हिंदुस्तान में बनने वाली चीजों को फोकस किया गया। देयर आर अनदर कुछ सम फीचर्स इन स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और अब जरा आप चलेंगे ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म की बात करेंगे। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म क्या कहलाएगा, क्या मतलब है इसका, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म? मास नेशनलिज्म का मतलब होता है जब पूरे इंडिया में लोग एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हर तबका, यानी चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब मिलकर एक ही आवाज पर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो वही चीज यहां पर कहा गया कि आफ्टर 1919 के बाद ब्रिटेन के खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट हुई, ठीक है।
तो और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मास मूवमेंट्स का यानी बड़ी लेवल पर मूवमेंट्स की शक्ल इख्तियार की। हाँ, जिसमें पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट यानी सोसाइटी का हर एक तबका शामिल होगा। 1919 में दो तीन बड़े बड़े वाक़ात होंगे। पहले रॉलेट एक्ट होगा। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग को जन्म देगा। जलियांवाला बाग के बाद हमें खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलेगी। खिलाफत मूवमेंट्स के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, वो थी नॉन कॉपरेशन। ये सारे इवेंट्स हमें साथ साथ देखने को मिलेंगे। बट इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्राइसिस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्राइसिस, जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। वो क्या थी कि 1919 में 1990 में लोग एक साथ आना स्टार्ट होंगे, बट इससे पहले गांधी आएगा। गांधी 1900 गांधी रिटर्न ऑफ गांधी, या हम जिसे कहेंगे एडवेंट ऑफ गांधी। याद रखिएगा बेटा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द गांधी। एडवेंट ऑफ गांधी ये एक इंपॉर्टेंट सीन होगा। एडवेंट ऑफ गांधी, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि गांधी को साउथ अफ्रीका ने बनाया, वो भी हम बात करेंगे। एडवेंट ऑफ गांधी क्या होगा? 1915 में गांधी अराइव होंगे। कहां से बेटा अराइव होंगे? मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, एक पेशे से एक वकील, अराइव होंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका भी एक जमाने में कॉलोनी था। कहां की कॉलोनी थी? ये भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अब गांधी यूरोप से वापस आएगा। जब ये यूरोप से वापस आएगा तो हमें क्या देखने को, सॉरी यूरोप से नहीं, साउथ अफ्रीका से जब ये वापस आएगा तो 1960 का कुछ टाइम ये गुजारेगा इंडिया में, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री ये ट्रैवल करेगा, लोगों को समझेगा थ्रू आउट द कंट्री। क्यों, वाई, हमने क्यों गांधी पर नजर दड़ी यहां से? गांधी इज नाउ इंपॉर्टेंट फिगर व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो हम जब देखेंगे ना यहां पर क्या होगा, क्योंकि गांधी ने साउथ अफ्रीका में, हाँ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का सत्याग्रह नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के टूल्स इस्तेमाल किए थे। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के टूल्स इस्तेमाल किए थे, जिससे वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। यानी वायलेंस यानी हम कहेंगे जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूरोप है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए गांधी मशहूर थे और गांधी का वेट इंडिया में था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें एक रास्ता दिखाने में गांधी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वही चीज चलिए अब जरा देखेंगे क्या होगा। पहली जंग अजीम 1914 में, रिमेंबर इन 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलेगी, पहली जंग अजीम। हाँ, जो दो बड़े पावर ब्लॉक्स के बीच में हमें देखने को मिलेगी, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। अब वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? ब्रिटेन उस वक्त इंडिया का गलत फायदा उठाएगा, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, हाई टैक्सेशन, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 कर्जे पे लड़ी गई थी और ये कर्जा कहां से फिर ये वसूल होगा? ये वसूल होगा कॉलोनीज से। और जरा आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 19 एंड ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। अब इससे क्या होगा? सियासी और माशी दो हालात पैदा होंगे, ठीक है। अब क्या होगा जरा वो देखेंगे। ड्रैगन इनटू, लोगों को जबरन वॉर में धकेला गया, क्योंकि इंडिया कॉलोनी थी तो इन्हें धकेला गया। और ये ह्यूज राइज, अब जरा देखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन लड़ रहा था तो वहां पर खर्ची बहुत थी। खर्ची को कहां से निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा कॉलोनी से। वही सारा कुछ हमें देखने को मिला। हाँ, ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस यानी वहां पर असला बारूद पर बहुत पैसा लगेगा, और वो कहां से मनवाया जाएगा? वो मनवाया जाएगा कॉलोनी से। हाँ, और वो कहां से? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, एक्सपेंडिचर, और इसका सबसे ज्यादा असर किन पर उठा? इंडियन गवर्नमेंट, उस जमाने में इंडिया पर, ठीक है। यानी लोग ना चाहकर भी जंग में धकेले गए, जिसे कहा गया ड्रैग्ड इनटू द वॉर। याद रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमें देखने को मिलेगी वो क्या थी? मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़े और बेटा डिमांड्स ऑफ वॉर बढ़ी, ठीक है। डिमांड ऑफ वॉर सप्लाईज, जो ना जंग में चीजें इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा, चीजों की कीमतें बढ़ी और लोगों को, जब चीजों की कीमतें बढ़ी तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई। मैंने कहा ना अभी, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुए, जबरन लोगों को जंग आर्मी में भर्ती किया गया, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखोगे, वॉर लेड टू ब्रिटिश एक्सपेंड देयर। अब ब्रिटिश को आर्मी भी बढ़ानी थी, इस वजह से विलेजेस में, गांव में
मजबूरन लोगों को, ठीक है, मतलब ना बिना वजह लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। तो यहाँ से भी लोगों को क्या हुआ, लोग यहाँ से भी परेशान हुए, लोगों को यहाँ से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ना चाह के भी लोगों को लड़ने के लिए भेजा जा रहा था अलग अलग जगहों पर। हाँ, वी कैन सी दैट। चलिए अब जरा देखते हैं एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, जो मैंने अभी अभी कहा आपको। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी क्या है? जब महात्मा गांधी आए, एडवेंट ऑफ गांधी क्या देखने को मिलेगा? ये कहाँ के थे? ये गुजरात के थे, ठीक है। और आप देखोगे कहां पर सबसे पहले ये 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे। 2 अक्टूबर 1869 को, ध्यान से सुनिएगा, 2 अक्टूबर 1969 को कहां पर? पोरबंदर गुजरात में जन्मे थे। हाँ, पेशे से वकील थे और इन्होंने कहां पर पढ़ा था? उस जमाने में इंग्लैंड में उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी, साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस के लिए गए और वहां पर 20 साल तक रहे थे, ठीक है। एक मास लीडर के तौर पर इंडिया में ये उभरे। ही इमर्ज एज अ मास लीडर। मास लीडर सबका, जो सारे लोगों का क्या होगा? लीडर होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होगा। साउथ अफ्रीका में गांधी ने, मैंने अभी कहा, नॉन वायलेंट मार्चेस के ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या हम कहेंगे एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ उसने क्या किया? उसने आवाज उठाई, जिसमें स्पेशली था रैसिस्ट, जो रैसिज्म साउथ अफ्रीका में था उसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसे एपरेथाइड कहा जाता था। हाँ, एपरेथाइड, स्किन कलर, डिस्क्रिमिनेशन, उन सारी चीजों पर गांधी ने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल पर या उस जमाने में उस साउथ अफ्रीका में रहकर एक इंडियन आवाज उठाता है इस रैसिज्म के खिलाफ, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बड़ी सराहना हुई थी। अब क्या होगा? महात्मा गांधी जो इनिशियल ईयर्स वहां पर, हाँ, उसने क्या किया? आप देखिएगा, पहले जब गांधी आए 1915 में, तो उसके बाद 1916 का पूरा साल ये खर्च करेगा, इंडिया के जगह जगह पर जाएगा, समझेगा, और उसके बाद 1917 में, 17 और 18 में हमें देखने को मिलेगी मूवमेंट्स, ठीक है, सत्याग्रह, जिसे किस किस नाम से जाना जाएगा? गांधी जी ने लॉन्च की कुछ छोटी मूवमेंट्स, लोकल मूवमेंट जो कामयाब हुई, चंपारण में, ठीक है, खेड़ा में और अहमदाबाद में। ये 3 बड़ी मूवमेंट्स थी जो कामयाब हुई, ठीक है। सबसे पहले चंपारण में हमें देखने को मिलेगा, फिर खेड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर अहमदाबाद में सिल्क वर्कर्स, मिल वर्कर्स के साथ, यहाँ पर प्लांटर्स के साथ, ठीक है। 3 अलग अलग मूवमेंट जिनको हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह से जानते हैं, ठीक है। गांधी जी का जो मेथड था ना, वो सत्याग्रह, गांधी जी का जो तरीका था ना लड़ने का, ठीक है, वो था सत्याग्रह, यानी सच का साथ, सच से लड़ाई, ठीक है, और अहिंसा, यानी हमें कहीं पर भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, which was based on the principle of truth and non-violence। मैंने पहले भी कहा था, गांधी जी हमेशा सच्चाई और नॉन वायलेंस, यानी वो लड़ाई का सहारा नहीं लेते थे, वो रेजिस्टेंस का सहारा नहीं लेते थे। वो चाहते थे कि एक इंसान समझे, हाँ, क्यों वो ये जुल्म कर रहा है। जब तक वो ये चीज समझेगा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, आप उसे कितना टोकोगे वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे उस गलत करने में प्राइड महसूस हो रहा है, और ये चीज उसको समझाने की जरूरत है, ठीक। ओके, तो लेट वी सी। तो फिर आया एक नई चीज आई जिसको हम सत्याग्रह कहेंगे, रॉलेट सत्याग्रह। अब रॉलेट क्या था? सर सिडनी रॉलेट, हाँ, एक टीम लेके सर सिडनी रॉलेट के नाम पर इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। अब ये एक्ट था क्या? ये एक्ट इंडियंस को, हाँ, ये एक्ट आजाद, ये ना स्पेशली हम देखेंगे कि World War I के बाद यहाँ पर इंडिया में रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई थी और ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा पावर की जरूरत थी। रॉलेट एक्ट एम्पावर करता था ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। रिमेंबर दिस वर्ड, द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। अब रॉलेट एक्ट क्या कर रहा था? ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर रहा था, ज्यादा पावर दे रहा था। उन्होंने कहा कि हमें, अब यहाँ पर क्या था, अब इस रॉलेट के मुताबिक कोई भी शख्स जो भी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी में, हाँ, पाया जाएगा अगेंस्ट द ईस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसे 2 साल की सजा बिना किसी जुडिशियल इंक्वायरी के, बिना किसी पूछगछ के भेजा जाएगा। 2 साल की उसे सजा दी जाएगी, हाँ, और ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट को कि ये फिर बढ़ाए या ना बढ़ाए। इन्हें 2 साल तक कोई बेल नहीं मिलेगी। अब ये एक, क्योंकि बहुत ही, जिसे हम कहेंगे ना, रिप्रेसिव कानून था, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठी और इसी को नाम दिया जाता
जाता है रॉलेट, और इसके खिलाफ जो सत्याग्रह, जो आवाज उठती है, जो मूवमेंट्स उठते हैं, उन्हें हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। लेट वी सी द एक्ट। इन 9 गवर्नमेंट पासेस द रॉलेट एक्ट एंड पावर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू सर्च एनी प्लेस। अब ये यहाँ पर प्रोविजनल, जो उस वक्त प्रोविंसेस थे ना, दो तरह के प्रोविंसेस थे, एक थी प्रिंसली स्टेट्स, एक थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब उन प्रोविंसेस में क्या थी, उन प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को स्पेशली कि आप किसी भी जगह को सर्च कर सकते हो, किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हो, किसी के घर में भी शक की बुनियाद पर आप बिना वारंट के आप घुस सकते हो। वारंट क्या होता है? इजाजतनामा। इजाजत, आपको गवर्नमेंट की कोई इजाजतनामे की जरूरत नहीं होगी। गांधी जी इसके खिलाफ एक आवाज उठाते हैं, जहां किसके खिलाफ? इस रॉलेट, जो सर सिडनी रॉलेट एक्ट था, ठीक है, उसके खिलाफ, कि ये हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी ये खत्म करती है, ठीक है, और ये खाली खाली आपकी जो पॉलिसीज है, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है, उनको एम्पावर करती है, जो गलत है, ठीक है। हम भी इंसान है, हमें भी जीने का हक है, ठीक। और आप देखिए, महात्मा गांधी अली मोहम्मद जिन्ना क्रिटिसाइज करते हैं किसको? डेविलिश एंड टायरनिकल। ये जो डेविलिश है, जो शैतानियत है, जो शैतानियत से भरी सोच है, इसको टोटली वो नकारते हैं। अब क्या हुआ? अप्रैल 1919 में एक नेशन वाइड हड़ताल लॉन्च होती है गवर्नमेंट, बट उसके खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेती है, पावर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी इन ब्रूचुअल मेजर्स लेती है सप्रेस करने के लिए। अब उसके बाद होता है, इसी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? एक बड़ा केस, जलियांवाला बाग। अब ये जलियांवाला बाग कब होगा? 13 अप्रैल, याद रखिएगा बेटा, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को क्या होगा? जलियांवाला बाग होगा। जरा देखते हैं जलियांवाला बाग कहाँ पे है। आपने नाम तो सुना होगा, पंजाब। पंजाब में एक जगह है बेटा अमृतसर। अमृतसर में ही एक बाग है, एक जगह है जिसको जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 6 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में, कब? 6 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, ध्यान से सुनना, हड़ताल हुई थी। और 6 अप्रैल के बाद बहुत सारे लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। हाँ, लीडर्स वर अरेस्टेड, रिमेंबर बेटा, लीडर्स को क्या किया गया था? कॉपी इट, लीडर्स वर अरेस्टेड, लीडर्स वर अरेस्टेड। बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे। जब बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे तो पंजाब के जितने भी पंजाब के लीडर्स अरेस्ट हुए थे, तो उसी रीजन में वहां पर क्या हुआ? बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी भी थी, और पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, पूरे नॉर्थ में मार्शल लॉ लगा था। स्पेशली अगर हम बात करेंगे पंजाब प्रोविंस, क्योंकि पंजाब उस जमाने में गढ़ था किसका? आजादी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, आजादी के जितने भी मूवमेंट्स थी, उनको हम कहेंगे हाइड आउट। जो उसका था हाइड आउट, वो कहां पे था? वो पंजाब में था, और पंजाब मरकज था, सेंटर था इन मूवमेंट्स का। इस वजह से पंजाब में अब दो चीजें हो रही थी, नंबर 1 बैसाखी भी थी, और दूसरी तरीके से लोग उतने जानकार भी नहीं थे कि मार्शल लॉ लगा है। जब ये एक जगह पहुंचे जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग, लोग यहाँ पर जमा हुए, लोगों का एक बड़ा ही बहुत ही क्राउड था यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग आजादी के लिए नारे दे रहे थे, आजादी के गीत गा रहे थे, वहीं पर थोड़ी दूसरी तरफ बैसाखी के लिए जश्न भी चल रहा था, ठीक है। अब इसी दौरान जनरल डायर एंटर करेंगे इस बाग में, और वो जो एग्जिट है बाग का, वो बंद करके बिना लोगों को कुछ बोले, वार्न किए, वो फायरिंग करना स्टार्ट करेगा। ऑफिशियली कुछ बुक्स 400 के करीब कहती है, कुछ इससे ज्यादा, और कुछ कहते हैं कि 1000 और 1500 के करीब लोग मारे गए, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि सैकड़ों लोग मारे गए, और हजारों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, औरतें वो जख्मी हुई। इसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। रिमेंबर मेरा बच्चा, किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। और जनरल डायर अमृतसर ऑन बैसाखी डे वाज पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन, क्योंकि जनरल डायर की इजाजत से ही ये सारा कांड हुआ था। लेट वी मूव। अब जरा देखिए, ये है बेटा 13 अप्रैल 1919, डे ऑफ बैसाखी। जलियांवाला बाग में सेलिब्रेशन मना रहे थे, पब्लिक मीटिंग थी। जनरल डायर एंटर करेंगे और वहां पर लॉ करेंगे और ऑर्डर करेंगे ट्रूप्स को कि आप फायरिंग कर दो क्राउड पर, ठीक है। और फिर वहां पर हजारों लोग मारे जाएंगे, कंट्री में शॉक होगा, पूरी कंट्री इस पर मौन करेगी, लीडर्स प्रोटेस्ट करेंगे। और क्योंकि एक क्रूअल एक्ट था, एक ये मैसेकर जो था ना, ये जो
जलियांवाला बाग था, इट वाज वन ऑफ द अमंग द बिगेस्ट मैसेकर्स। और अब इसके बाद क्या होगा, जितने भी लीडर्स होंगे, याद रखिएगा राइटर्स होंगे, लीडर्स तो बिल्कुल उनमें तो गुस्सा होगा ही होगा, बट राइटर्स और बाकी लोग भी क्या करेंगे, राइटर्स रिटर्न करेंगे मेरा बच्चा, क्या करेंगे रिटर्न, वो रिटर्न करेंगे अवार्ड्स, क्या रिटर्न करेंगे, अवार्ड्स को रिटर्न करेंगे। हाँ, और इसके बाद इतना पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश देखने को मिला, जगह जगह स्ट्राइक देखने को मिलेगी, जगह जगह हड़ताल देखने को मिलेगा, पिकेटिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें, जबरदस्त एक मूवमेंट उठी उसके बाद। और बहुत सारे एरियाज में तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए हाँ बॉम्बिंग तक की, गुजरानावाला के गांव में बॉम्बिंग तक हुई, ठीक है, यानी कोई भी हद पीछे नहीं रही। जो आजकल ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी के बड़े बड़े बुलंदो बाला दावा करते हैं, वो कभी किलर्स भी रहे हैं, वो आज भी किलर्स है, ठीक है। यू कैन सी एंटायर द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट, यू कैन सी द मिडल ईस्ट, ठीक है बेटा। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। खिलाफत एजिटेशन क्या थी, तो खिलाफत क्या था, ये केस ऑफ खिलाफत क्या था, व्हाट वाज द केस ऑफ खिलाफत, जरा बात करते हैं बेटा। खिलाफत क्या थी, खिलाफत बेसिकली हम देखेंगे बेटा खलीफा को, खलीफा कौन है जरा इसको भी देखेंगे। खलीफा इस्लाम में कॉन्सेप्ट है खलीफा का। खलीफा कौन होता है, खलीफा इज अ इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव। खलीफा क्या होता है, खलीफा होता है इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव, इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव, जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये कहां था उस वक्त, ये कौन था उस वक्त, तो खलीफा कौन हुआ करता था उस जमाने में बेटा, उस्मानिया सल्तनत अपने चरम पर थी। उस्मानिया सल्तनत वर्ल्ड वॉर 1 में हारती है, और जो इस उस्मानिया सल्तनत का हेड होता है, जिसे नाम दिया जाता है खलीफा, उसके खिलाफ हार्श ट्रीटीज लगाई जाती है, उस पर जबरदस्त कदगन लगाई जाती है, ट्रीटी ऑफ सीवर के नाम से, ठीक है। और 1920 में वो 1919 में वो लिखी जाती है, और 1920 में वो अप्लाई होती है, जून 1920 में। अब इन ट्रीटीज का क्या मकसद है, इन ट्रीटीज ने क्या पंगा किया इस ट्रीटी में, क्योंकि खिलाफत के खिलाफ, खलीफा के खिलाफ खतरनाक इकदाम उठाए जाते हैं, और एरियाज भी बहुत सारे छीने जाते हैं खलीफा से, ठीक है। अब खलीफा का आप अगर देखोगे ना, दुश्मन कौन था, वो ब्रिटेन था, और ब्रिटेन इंडिया का भी दुश्मन था। यानी अब यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल सीन होगी। अब यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलेगी, हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कितने लोग हैं। हाँ, अब ये सारे लोग क्या करेंगे, मिलके, ध्यान से सुनिएगा, ये मिलके, ठीक है, एक पर्टिकुलर, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब यहाँ पर मुसलमान एक जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, उसको नाम दिया जाएगा खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम दिया जाएगा, खिलाफत मूवमेंट, याद रखिएगा। और इस खिलाफत मूवमेंट को जो लॉन्च करेंगे वो कौन होंगे, अली एंड अली ब्रदर्स है, अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। लिखा भी गया ना, ब्रिटिश imposed harsh treaty on Turkish Sultan और खलीफा he was deprived his political power authority। फिर क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट was launched by मोहम्मद अली, शौकत अली, who wished to initiated full-fledged non-cooperation। और इन्होंने non-cooperation यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम न तो ब्रिटिशर्स की चीज इस्तेमाल करेंगे, न तो हम एक इम्पोर्टेड कोई भी चीज का इस्तेमाल करेंगे, कपड़ों का, बाकी। और यहाँ से गांधी जी को एक नजरिया भी मिला, गांधी जी ने साथ भी दिया नॉन कॉपरेशन का। मगर इसी दौरान उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई मूवमेंट आगे 1921 में लॉन्च की, दैट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों ने जो एक आइडिया दिया ना कि बाइकॉट होना चाहिए, मुस्लिम्स बेसिकली बाइकॉटेड द ब्रिटेन थिंग्स, ब्रिटेन प्रोडक्ट्स, द एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और उससे एक नजरिया मिला कि अगर हम सच में ऐसा करेंगे, क्योंकि हिंद स्वराज में लिखा था कि अगर हम नॉन कॉपरेशन करेंगे, 1919 में, 1909 में आई थी कौन, हिंद स्वराज, 1909 में गांधी की लिखी हुई जो थी, ठीक है, हिंद स्वराज में ये जिक्र था कि ये अगर हम नॉन कॉपरेट करेंगे तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कॉपरेशन और हमारी मदद से इंडिया में है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस गांधी जी ने भी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर एक फुल फ्लेजेड खिलाफत मूवमेंट चलती है, जो बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, ठीक है। और ये ब्रिटिश लीडरशिप के खिलाफ, ठीक है। और यहां से डिमांड क्या होगी, स्वराज की डिमांड होगी, ठीक है। चलिए जरा आप आगे चलेंगे, आगे चलकर हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा एक दूसरी मूवमेंट जो गांधी ही, हाँ, महात्मा गांधी ही लीड करेंगे, दैट विल बी नोन एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब, 1921 से 1922 के दरमियान एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो मानी जाती
जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट मानी जाती है, दैट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, इसने क्यों मोमेंटम हासिल किया, इसने गेन किया, बड़ी ही ना इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसमें आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स ने इसमें स्कूल्स को बायकॉट कर दिया था। नॉन कोऑपरेशन मतलब ही था, गांधी ने बताया कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे। लॉयर्स ने जुडिशरी को छोड़ा, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को छोड़ा, टीचर्स ने अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ दी, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बायकॉट किया गया, कारोबार आधा हो गया, ब्रिटेन का बड़ा नुकसान हुआ, तंग आ गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। और आप देखिएगा बहुत सारे लॉयर्स को, जिनमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, राजा गोपालाचार्य और अशरफ अली, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, मगर ये कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था तब लोगों के पास। ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर किया गया, लेजिस्लेचर को बायकॉट किया गया, और पीपल लेट पब्लिक बोनीफायर ऑफ फायर क्लोथ्स, और लोगों ने कपड़ों को सड़क पर जलाया, बोनीफायर एक साथ जला दिया कि हम इंडियन ही, हम स्वदेशी ही यूज करेंगे, ठीक है। सो इट वाज द खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट 1922 में फिर क्या होती है, इन 1922 खिलाफत मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है। क्यों? चौराई चूरा इंसिडेंट की वजह से, जहां पर कुछ 22 पुलिस वाले जलाए जाते हैं, क्योंकि गांधी हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी ने कहा कि ये मूवमेंट शायद लोगों को समझ नहीं, और नॉन कोऑपरेशन को अलग अलग तरीकों से भी लोगों ने समझा था, ठीक है। तो इस वजह से गांधी को फिर ये मूवमेंट वापस देनी पड़ी। तो ऐसे ही देश नहीं बनता है। अब जरा देखिएगा पीपुल्स इनिशिएटिव्स, अब लोगों के इनिशिएटिव्स क्या थे, जरा देखिएगा। खेड़ा में, गुजरात, खेड़ा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पर पट्टेदार पीजेंट्स आपको मिलेंगे, पट्टेदार पीजेंट, हाँ, वो जो बड़े पीजेंट्स होते थे, ठीक है, पट्टेदार, इनको लिखित जमीनें होती थी। ये एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलाएंगे, हाई किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि इनके ऊपर हाई रेवेन्यू डिमांड्स थी, यानी हाई टैक्सेशन था कि भाई नहीं ज्यादा इन पे टैक्स लगाया गया था, तो वो यहाँ पर इसीलिए कैंपेन चलाई जाएगी। दूसरा, कोस्टल आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इंटीरियर तमिलनाडु वगैरह में, वहां पर लिकर को पिकट किया जाएगा। लिकर यानी शराब की जो दुकानें हैं, उनके सामने लोग बैठेंगे कि नहीं, शराब अलाउड नहीं है, शराब को बंद करनी चाहिए। बंगाल में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को और भी ज्यादा मौका मिलेगा। क्या? अलायंस गिव एनॉर्मस कमांड, कम्युनल यूनिटी एंड stronger to the national movement, यानी जब आप देखोगे there will be a huge momentum for this non cooperation, because non cooperation को हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंगों में हम देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब में अकाली एजिटेशन, क्योंकि सिख महंत, हाँ, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, महंत करप्ट हो गए थे गुरुद्वारों में। यहाँ पर आप देखिएगा, क्योंकि इन महंत को क्या था, इनको किसका सपोर्ट था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, ये करप्ट हो गए थे, करप्ट महंत को निकाला गया। अलग अलग जगहों पर इस नॉन कोऑपरेशन की वजह से हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। दे वीआर द वेरी, हाँ, तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पीपल्स इनिशिएटिव्स याद रखिएगा। हम यहाँ से ये पहला लेक्चर एंड कर रहे हैं। इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम इंशाल्लाह रहमान आपके पास लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। देखते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।